हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेने जा रहे हैं एल्किल और एरिल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म के बारे में कि कोई भी पदार्थ जो होता है उस पदार्थ की पहचान किस प्रकार से होती है। तो मैंने 11th में भी आपको जैसे एल्केन एल्किन और एल्काइन वाला टॉपिक पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि हम कोई भी पदार्थ की जो पहचान करते हैं वो उसकी भौतिक अवस्था के ऊपर करते हैं। अब भौतिक अवस्था में क्या क्या होता है, मतलब सॉरी भौतिक गुणधर्म के बारे में करते हैं। तो भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं कि जैसे मैंने आपको पदार्थ दिया और बोला कि अब इसके भौतिक गुणधर्म बताओ, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले उसकी अवस्था क्या है, उसका रंग कैसा है, उसकी गंध कैसी है ना। और उसके फिर आगे बोलते हैं, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो गलनांक क्वथनांक के बारे में बात करते हैं, विलेयता के बारे में बात करते हैं कि पदार्थ पानी में घुलता है या नहीं है, या उसके घनत्व की बात की जाती है। तो ये सब चीजें इन भौतिक गुणधर्म के अंदर आती है ना। तो सबसे पहले देखो एक चीज और कह देता हूं कि इसमें ना हम एल्किल और एरिल दोनों हैलाइड के भौतिक गुणधर्म एक साथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर दोनों टॉपिक क्या है, एक साथ जोड़े गए हैं, दोनों को एक साथ ही बताया गया है, चाहे हमने बनाने की विधियों में भी पढ़ा था तो उसके आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं जैसे अवस्था, तो सबसे पहली आती है एल्किल हैलाइड। क्या लेते हैं अपन, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड के बारे में बात करते हैं। देखो यहां पर अवस्थाएं क्या होती है, पदार्थ मुख्य रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, आप जानते हो कौन कौन सी अवस्था है, आपको पता है कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। मुख्य रूप से ये तीन अवस्थाएं इसके अंदर होती है। लेकिन यहां जब हम अवस्था इनकी लेंगे कार्बनिक यौगिकों की, तो क्या होता है ना, ये निम्नतर से उच्चतर में जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं अपन। तो यहां जब हम अवस्था बताएंगे तो उल्टी बताई जाती है, यानी सबसे पहले बताई जाएगी कौन सी अवस्था, गैस अवस्था। सबसे पहले कौन सी, गैस, ठीक है। दूसरी आएगी द्रव अवस्था, दूसरी कौन सी आएगी, द्रव अवस्था। और तीसरी आती है अपने कौन सी, ठोस अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो इसमें है ना कुछ उदाहरण हमें ध्यान में रखने है ना, कि भाई कौन से हैलाइड कौन सी अवस्था में। मैं आरएक्स की बात कर रहा हूं, एल्किल हैलाइड की अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड में सबसे पहले कौन सी है, गैस। तो इसके उदाहरण ध्यान रखिएगा, इसमें मुख्य रूप से CH3Cl, CH3Br और C2H5Cl, ये तीन हैलाइड है। कौन सा, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल क्लोराइड, ये तीनों हैलाइड जो है ना मुख्य रूप से कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, गैस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा हम उदाहरण ले रहे हैं वो है द्रव अवस्था का। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर एक अपवाद के रूप में दर्शाया गया है द्रव अवस्था के अंदर, ठीक है, ये अपवाद है। और ये आप जब अपवाद बताते हैं तो इसको थोड़ा अलग मार्क कर देना, ये है CH3I, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मेथिल आयोडाइड है जो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। और लास्ट देखो, ये जितने भी एग्जाम्पल है, इन सभी एग्जाम्पल के अलावा, हालांकि आप देख रहे हो सर चार ही तो है भाई, एक दो तीन और चार एग्जाम्पल ही तो है, बाकी जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं ना वो कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं। तीसरी अवस्था कौन सी रहेगी, ठोस अवस्था। तो तीसरी अवस्था में आपको बताना है अन्य सभी RX यानी एल्किल हैलाइड इस अवस्था में कौन सी है, ये ठोस अवस्था में रहते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब आप इसको नोट करोगे ना कॉपी में, तो कॉपी में नोट करने का भी तरीका यही रहेगा, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही, कि गैस अवस्था तो क्या ये रही, द्रव अवस्था में तो क्या ये है, ठोस अवस्था में तो क्या ये है, ठीक है। ये तीनों तो कौन सी अवस्था में आ गए, एल्किल हैलाइड के उदाहरण है। सॉरी, ये किसके लेते हैं अपन, RX के लेते हैं। अब इसके सामने अपन ले लेते हैं एरिल हैलाइड दूसरा। तो एरिल हैलाइड की जब बात करते हैं अपन, देखो एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड जो होते हैं ये सामान्यतया तेलीय, कौन सी, तेलीय द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में, तथा कुछ कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, तो ये याद रखना, इसको मार्क कर देना। आप मार्क क्या करोगे इसके अंदर? ये अवस्था कौन सी? तेलीय अवस्था के अंदर, ठीक है। तो ये इसका पहला भौतिक गुणधर्म है, वो है अवस्था के पदार्थ जो है वो कौन कौन सी अवस्थाओं के अंदर, देखो तीनों अवस्थाएं आ रही है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था। और एक और कौन सी आ गई इसमें? एरिल हैलाइड के लिए तेलीय द्रव अवस्था, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर दीजिए इसे, ओके। और अब हम इसका सेकंड गुण लेते हैं। देखो पहला अवस्था आया है, तो दूसरा अपन कौन सा लेंगे? रंग के बारे में, कलर, भाई कैसे कलर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड लेते हैं, रंग। तो रंग में पदार्थ जब आप देखो प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ये हैलोजन के जितने भी, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का जो टेस्ट होता है, परीक्षण होता है प्रयोगशाला में, तो आप देखोगे सारे सफेद रंग के होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, लेकिन फिर वो अवस्थाएं अलग अलग, जब अपने परीक्षण देता है तब अलग रूप में दिखाई देते हैं। तो सेकंड आता है इसका, वो है रंग। तो रंग में पहले लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये तो क्या होते हैं? सामान्यतया, ये ऐसे ही आपको लिखना है, सामान्यतया यह क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में बताना है कि लेकिन, अब मैंने ये लेकिन बता दिया इसमें, बट लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति बता सकते हो। सूर्य के प्रकाश में RBr और RCl कौन सी अवस्था में? पी, आप कौन से रंग में दिखाई देते हैं? पीले रंग में दिखाई देते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड, इन दोनों की जो अवस्था होती है, ये अवस्था कौन सी होती है? पीले रंग की होती है, ठीक है। और आगे जो अपन साथ में क्या ले रहे हैं? एरिल हैलाइड ले रहे हैं। तो एरिल हैलाइड जो होते हैं, एरिल हैलाइड जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो आप इसका सेकंड भाग है, इसका कौन सा? रंग। तो एल्किल हैलाइड सामान्यतया रंगहीन होंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में, ये दो उदाहरण ध्यान रखना है, कौन से? RBr और RCl पीले रंग के दिखाई देते हैं, या पीले रंग में दिखाई देते हैं हमें। और एरिल हैलाइड का रंग कैसा होता है? ये रंगहीन होते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें, अब तीसरा जो इसका गुण है, तीसरा वो है इसकी गंध, ठीक है। तो इसमें जनरली ध्यान रखिएगा कि जो सामान्यतया वाष्पशील, कौन से? वाष्पशील एल्किल हैलाइड जो होते हैं, सामान्यतया वाष्पशील एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? सुगंध युक्त होते हैं, यानी इनमें स्मेल क्या होती है? सुगंधित होते हैं, सुगंध युक्त होते हैं। और एरिल हैलाइड जो अपन लिखते हैं ARX के रूप में इसको दर्शाया जाता है, किसके रूप में? ARX के रूप में। ये क्या है? RX के रूप में। तो ये क्या होते हैं? गंधहीन होते हैं। ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा, गंध के बारे में ये ध्यान रखना। और चौथा आएगा कि RX जो होते हैं, हम ये कहते हैं ना परीक्षण, ज्वाला परीक्षण जब कहते हैं, तो ज्वाला परीक्षण के अंदर सीधा बताते हैं कि यह हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। ये ध्यान रखना है, हरे रंग की ज्वाला के साथ। कौन से रंग की? हरे रंग की ज्वाला। अपन 11th में पढ़े ना ज्वाला परीक्षण, तो उसी प्रकार से इसमें भी बताते हैं कि ये जो हैलाइड है वो हरे रंग की ज्वाला के साथ में चलेंगे, ठीक है।
तो गंध वाष्पशील होंगे तो सुगंध युक्त होते हैं, और ये ARX यानी एरिल हैलाइड गंधहीन होंगे, और ज्वाला परीक्षण में आपको बताना है हरे रंग की ज्वाला। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेते हैं अपन इसका। हाँ जी, अब देखिए अपना अगला पॉइंट है गलनांक और क्वथनांक। अब देखो ये दोनों एक साथ बोले जाते हैं, गलनांक और क्वथनांक, लेकिन क्या है ना, इन दोनों को प्रदर्शित जब अपन करते हैं ना तो अलग अलग तरीके से करते हैं। और इसमें पहले हम जो मुख्य पॉइंट ले रहे हैं ना, वो ले रहे हैं क्वथनांक की बात, कि भाई क्वथनांक क्या होता है। ये आपको पॉइंट सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वथनांक के बारे में क्या होता है। देखो एक सामान्य जब हम एल्किल हैलाइड की बात करते हैं तो मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में बताया था कि एल्किल हैलाइड जो होते हैं ना, इनकी प्रकृति होती है कौन सी, ध्रुवीय प्रकृति होती है। कौन सी प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति। तो सबसे पहले हम इसको यही बताते हैं कि RX की क्या होती है, ध्रुवीय प्रकृति के कारण। एक तो होती है इसमें ध्रुवीय प्रकृति, पहली चीज। और दूसरा इसमें बताते हैं कि इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल, कौन सा, अंतरा आणविक आकर्षण बल, ध्रुवीय प्रकृति एवं अंतरा आणविक आकर्षण बल। अब ये कौन से होते हैं, 11th में बताया ना, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण और वॉन्डर वॉल्स बल। कौन से, वॉन्डर वॉल्स बंध या आबंध। एक बताना है कि एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय प्रकृति, और साथ में बताना है इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल, जिसमें कौन कौन सा आता है, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, और एक होता है वॉन्डर वॉल्स बंध या आबंध के रूप से प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी उपस्थिति के कारण इनके क्वथनांक हाइड्रोकार्बन, कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की तुलना में अधिक होते हैं। इनका क्वथनांक क्या होता है, कारण इनका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। ये सबसे मेन पॉइंट है इसका, एक तो ये याद रखना है, ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति के कारण। और सेकंड ये कहते हैं कि आपको है ना ये याद रखना है, हेलोजन परमाणु आप जानते हो ना कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हेलोजन का आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ने के कारण इनके क्वथनांक के मान में क्या होते हैं, वृद्धि होती है ना। तो यहां ये लिखेंगे, पहले मैं ये लिखता हूं कि अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। क्या होता है, क्वथनांक बढ़ता है। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, और सबसे मेन ये है कि यदि एल्किल समूह समान हो, एल्किल समूह क्या हो, समान हो, तो हेलोजन के आकार के आधार पर, हेलोजन के आकार के आधार पर क्वथनांक बढ़ता है। क्वथनांक क्या है, बढ़ता है। अब हेलोजन नाम ये याद रखिएगा पॉइंट अपना, कि हेलोजन जो होता है ना, हेलोजन के आकार के आधार पर इनके क्वथनांक के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। याद रखना है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सोच समझ के, कि ये दो पॉइंट तो ये हो गए, एल्किल हैलाइड की ध्रुवीय प्रकृति और अंतरा आणविक आकर्षण बल। दूसरा पॉइंट, अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, एल्किल समूह समान है। अब जैसे अपन ने लिया एल्किल समूह में मैथिल समूह, सबसे बड़ा आकार किसका होगा, हेलोजन में। देखो ये हेलोजन है हमारे पास, सबसे पहले क्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, यूं चलते हैं आवर्त सारणी में।
आकार क्या होता है, बढ़ता है। अब आकार इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, ये इंक्रीज होगा। अब आकार बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है क्वथनांक भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो एग्जांपल ये याद रखना, CH3I, CH3Br, CH3Cl और CH3है। अब इसमें क्वथनांक का क्रम बताएंगे ना, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, मेथिल आयोडाइड का, इससे कम मेथिल ब्रोमाइड, इससे कम मेथिल क्लोराइड, और सबसे कम किसका होगा, मेथिल क्लोराइड का। ये क्रम ध्यान रखना है क्वथनांक का क्रम। यहां ये जो 3 पॉइंट बताए हैं, ये 3 पॉइंट सामान्य तरीके से बताए गए। चौथा पॉइंट जो इसका है ना, चौथा वो ये कि अगर आपको दे दिया समावयवी, जैसे होता है ना समावयवी, क्या होते हैं, अणु सूत्र समान संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है, तो समावयवी एल्किल हैलाइड अगर आपको दे दिए तो उसमें क्वथनांक को ऐसे दर्शाओगे कि जैसे अपन ने एल्केन में भी पढ़ा है कि सीधी श्रृंखला होगी ना, शाखा नहीं हो, जिसमें साकित नहीं हो, सीधी श्रृंखला का मान अधिक होता है, और जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी क्वथनांक के मान में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। ये एल्किल हैलाइड एल्केन वाले पार्ट में मैंने आपको 11th में बताया था, इसमें भी यही बताना है क्वथनांक के बारे में, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसमें आगे जो आपको बताया है उदाहरण मैंने समावयवी का, कि भाई समावयवी के अंदर किस प्रकार से इसको प्रदर्शित करेंगे हम। समावयवी के अंदर देखिए, इसमें आपको इसी के अंदर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। समावयवता के बारे में, तो समावयवता क्या होती है, अणुसूत्र समान, अणुसूत्र समान, लेकिन संरचनाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो यहां हमें बताना है कि समावयवी एल्किल हैलाइड में साखित एल्किल हैलाइड की तुलना में असाखित एल्किल हैलाइड के क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। जैसे जैसे शाखा बढ़ती जाएगी, अब यहां पर असाखित का मतलब क्या हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई शाखा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई शाखा नहीं है, इसलिए इनके क्वथनांक के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं। उदाहरण दो, एक करोगे अपने आप, लेकिन क्वथनांक के मान तो मुझे बताने पड़ेंगे। चलिए पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे ये दिया, देखो C4H9Br, ये आपको एक अणु सूत्र दिया, बता देना। C4H9 होता क्या है, C4H10 CnH2n+2, ये होता है एल्केन। अब H10 में से एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह ब्रोमीन जोड़ दिया, ये एल्किल ब्रोमाइड है। क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। अब इसका नाम अगर अपन लिखते हैं ना, तो ये ब्यूटिल ब्रोमाइड भी लिख सकते हो आप सामान्य, लेकिन अब इसके 3 समावयवी बनाते हैं। देखो समावयवी में इसके शाखा और शाखा के बारे में और अशाखित के बारे में बताया गया है, तो उसके हिसाब से हम इसके जो 3 समावयवी बनाएंगे वो बनाएंगे, एक बनाते हैं 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के हिसाब से पहले इसको लिख दो, 1 2 3 4। अब ये सीधी श्रृंखला है, एक ब्रोमीन है ना, तो इस ब्रोमीन को यहां जैसे मैंने जोड़ दिया, 1 नंबर कार्बन के पास में जोड़ दिया, ये Br, ठीक है। अब Br जोड़ दिया, अब आप इसमें संतुलित देखो, हाइड्रोजन कितने हैं, 9, तो कॉर्नर पे हमेशा कितने जुड़ते हैं, 3, ये 2 5, ये 2 7, और ये 2 कितने हो गए, 9। CH3 CH2 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 Br। अब IUPAC में नाम लिखते हैं, तो 1 2 3 4, ये क्या नाम आएगा, 1 ब्रोमो, और क्या लिखते हैं, ब्यूटेन,
ये इसका नाम हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो समावयवी है, समावयता ले रहे हैं, तो इसको एक से हटाकर 2 नंबर कार्बन पे जोड़ देते हैं। अब जैसे ये 2 नंबर कार्बन पे आएगा, अभी देखो ये सीधी लाइन है, अब एक इसमें शाखा बन जाएगी, तो 2 नंबर कार्बन से लेते हैं, तो इसको लिखेंगे CH3 CH2 CH और CH3। अब मैंने इसको 2 नंबर कार्बन पे जोड़ दिया, यानी बीच में जोड़, इधर नीचे जोड़ दिया, ये यार, ठीक है। अब यहां से चलते हैं, तो 1 2 3 4, ये 1 ब्रोमो था, अब ये क्या आ गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन आ गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों समावयवियों में कार्बन की संख्या तो 4 4 है, लेकिन हैलोजन की स्थिति क्या हो रही है, परिवर्तित हो गई, तो ये स्थिति समावयता हो गई। अब हम लेते हैं श्रृंखला समावयता, तो श्रृंखला समावयता में इसमें एक कार्बन की संख्या कम कर दो, जो 4 की श्रृंखला है ना उसको 3 की श्रृंखला में बदल दो। जैसे 3 की श्रृंखला में बदलते हैं, तो 1 2 3, अब एक ऊपर लिख दीजिए यूं, ठीक है। और देखो पहले एक शाखा थी, अब शाखा 2 बना देते हैं, यानी इसी के साथ में इसको जोड़ देते हैं, यहां पर एक यार। अब इसको संतुलित करो, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 9 है, तो 9 में देखो 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए और 3 इधर आ गए, 3 3 9। अब इसका नाम क्या बनेगा, ब्रोमीन है ना, तो 2 ब्रोमो 2 मैथिल, 2 ब्रोमो 2 मैथिल, और आगे क्या आ जाएगा प्रोपेन। अब ब्यूटेन नहीं आएगा, अब क्या नाम आ जाएगा प्रोपेन के रूप में। तो जैसे जैसे अब देखो इसमें शाखाएं बढ़ रही है, श्रृंखला पहले कितने कार्बन की थी, 7 4 की, इधर भी कितने की थी 4 की, अब कितने की हो गई 3 की, यानी शाखा बढ़ी, तो शाखा बढ़ते ही इनके क्वथनांक के मान में क्या हो जाती है, कमी। तो अब इनके क्वथनांक लिखते हैं अपन, देखो क्वथनांक, इसका क्वथनांक दिया गया है 375 केल्विन, यानी 375 केल्विन ताप पर ये जो 1 ब्रोमो ब्यूटेन है ये क्या होता है, द्रव, ये क्वथनांक मतलब उबलना शुरू होता है। दूसरा इसका दिया गया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो इसका दिया गया है 364 केल्विन ताप, 364। अब देखो तापमान पहले 75 था, हाँ देखो आप, तो 375 केल्विन ताप तो हो गया 1 ब्रोमो का, ठीक है, और 2 ब्रोमो ब्यूटेन का हमने कितना लिया 364 केल्विन ताप। और तीसरा जो आता है, अब इसमें शाखा ज्यादा हो गई, यानी दिखा है अपने 1 2 3 के हिसाब से, तो इसके हिसाब से शाखा ज्यादा होती, इसका टेम्परेचर हो जाता है 346 केल्विन, है ना। तो देखो ये जनरली ध्यान में रखिएगा कि इनके क्वथनांक जो होते हैं, क्या कहता है कि साखित की तुलना में असाखित के क्वथनांक के मान क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर दीजिएगा। ओके, तो आज हमने मुख्य रूप से ये क्वथनांक के बारे में बात की है। कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके गलनांक के बारे में बात करेंगे और विलेयता के बारे में, विलेयता और घनत्व के बारे में बात करते हैं। तो बाल मंदिर बाड़मेर के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखते रहिए, कॉपी के अंदर नोट करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।